नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए घटना चक्र की टो सीरीज टो प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग सामान्य अध्ययन मतलब जीएस जीके के 30 से 35 प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, तो यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके एग्ज़ाम के अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो आप लोग क्या करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों से होकर गुजर सकते हैं आप लोग गुजर जाइए, क्योंकि आपको यही काम देगा कि आप अपना अटेम्प्ट भी अच्छा रखेंगे और आपको वहाँ पर कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यूपीपी टो सीरीज का सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 5। पहला प्रश्न है कि लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। देखिए, वैसे तो इस प्रकार के प्रश्न पूछना असंभव सा है, लेकिन हाँ, लखनऊ की यदि बात की जाए तो आप सभी जानते हैं यूपी की राजधानी, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो इसलिए लखनऊ ज़िले से संपर्क में जितने भी ज़िले हैं या सीमा जितने भी ज़िले बनाते हैं उनको जानना जरूरी हो जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ज़िला सीमा नहीं बनाता है, ठीक है, स्पर्श नहीं करता है लखनऊ से, तो वह है बलिया ज़िला। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आइए हम लोग एक मैप के माध्यम से मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका लखनऊ हुआ, ठीक है। अब लखनऊ के देखते हैं कि ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ और ये उत्तर हुआ और ये दक्षिण हुआ। ठीक है, तो देखते हैं लखनऊ के पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में, पूर्व में कौन कौन से ज़िले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। देखिए जो लखनऊ है, तो लखनऊ के जो पश्चिम में उन्नाव ज़िला है, ध्यान रखिएगा पश्चिम में कौन सा है, उन्नाव ज़िला है। और यदि हम लोग पूर्व में बात करें, इस तरफ बात करें, तो इस तरफ है बाराबंकी। ठीक है, और उत्तर में ध्यान रखिएगा, उत्तर में आ जाता है हरदोई और सीतापुर। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर में हरदोई और सीतापुर दो जिले हैं और दक्षिण में रायबरेली जिला। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देख रहे होंगे, बाराबंकी हो गया, इधर सीतापुर और हरदोई दो जिले इधर हो गए, इधर उन्नाव हो गया और इधर रायबरेली हो गया। तो टोटल कितने जिले हुए, 2 उत्तर में, 3, 4 और 5, टोटल 5 जिले लखनऊ से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, अब यहाँ से एमपी से बात की गई कि जो मध्य प्रदेश है इससे कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है, कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता या सीमा साझा नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ठीक है, झारखंड एमपी से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, बाकी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी ये सभी मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता है। तो डूरंड कप काफ़ी इंपॉर्टेंट कप है और किससे संबंधित है, या फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो विजेता था वह था मोहन बगान सुपर जॉइंट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोहन बगान सुपर जॉइंट डूरंड कप का 132वां संस्करण जीत चुका है। ठीक है, और किसको हराकर जीता है यह भी जानना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, यह संस्करण मोहन बगान ने किसे हराकर, ईस्ट बंगाल को हराकर जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो इसमें से ध्यान रखिएगा, जो अभ्रक है ऑप्शन नंबर ए में, यह यूपी में नहीं होता है, बाकी ग्रेफाइट, प्लेसर गोल्ड या दोनों यूपी में होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश में पहला जिला बन गया है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न पर आप लोग स्टार या हैज लगा लेंगे या लिख लेंगे कहीं से, तो कहीं पर भी आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बरेली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो बरेली है यह परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं को संचालन करने वाला प्रदेश का पहला जिला बन चुका है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, कहाँ की जा रही है या की जा चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी में ग्रेटर नोएडा में शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में जो गुणवत्तापूर्ण संस्थागत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नोएडा भी दिया है तो भ्रमित मत होइएगा, ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक करिएगा, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहद्रथ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वृहद्रथ। और आप सभी के लिए यहाँ पर प्रश्न है, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, उनका नाम आप लोग लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अंतिम शासक की बात तो यहाँ पर हो गई, वृहद्रथ था, लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी मौर्य वंश की, तो आप उसका नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021
प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो किसे यह पुरस्कार मिलेगा? तो यह पुरस्कार मिलेगा 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह मिलेगा वहीदा रहमान को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वहीदा रहमान, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग 2021 लिखा हुआ है, तो यह देखकर आप लोग जो है ज़्यादा भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि जो लाइफ टाइम ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है यह 2021 वाला इस वर्ष दिया गया है। कब दिया गया है? 2023 में, सितंबर 2023 में दिया गया है। ठीक है, तो यह आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 2021 से आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, जो है इसको देख कर डरना नहीं है कि 2021 का इतना पुराना करंट अफेयर पूछ लिया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन यह 2021 वाला 2023 में दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को। और यदि 52वां पुरस्कार पूछा जाए तो आप किसका नाम लेंगे? आशा पारेख को, जो कि 2020 के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो आप सभी जानते होंगे 1 वाट घंटा होता है 3600 जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोवाट जो घंटा रहता है, आप सभी जानते होंगे 1 किलोवाट घंटा 1000 वाट के बराबर रहता है, 1000 वाट के बराबर रहता है। ठीक है, और एक अश्व शक्ति कितने रहता है? 746 वाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सुमेलित नहीं है पूछा गया है। देखिए इसमें हवाई अड्डे दिए गए हैं और उनके सामने उनके स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग यदि बात करें ऑप्शन नंबर बी पे, आप लोग देखिए लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है, तो यह बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, और फिर यदि हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर डी में, आगरा में खेरिया हवाई अड्डा, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कानपुर में, ऑप्शन नंबर सी में। तो ध्यान रखिएगा, कानपुर में ये जो फुर्सतगंज हवाई अड्डा दिया गया है सामने, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी कानपुर। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है, आपको ध्यान रखना है कौन सा हवाई अड्डा है? चकेरी हवाई अड्डा है, कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है, और वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और यदि फुर्सतगंज लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा फुर्सतगंज हवाई अड्डा अमेठी में है। ठीक है, कहाँ है? अमेठी में, ना कि कानपुर में। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यह कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1999 से मनाया जा रहा है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है कि मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? देखिए यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है, यूपी ट्रिपल के भी एग्जाम में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में, यूपी के कई एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए यह काफ़ी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी H2SO4। ठीक है, ऑप्शन डी H2SO4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। H2SO4 क्या कहते हैं? H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज विषय आप सभी जानते होंगे किस सूची में है? यह है राज्य सूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य सूची में। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है मैरीलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैरीलैंड। ठीक है, मैरीलैंड कहाँ है? यह यूएसए में स्थित है, अमेरिका में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी इस जो मूर्ति है या स्टैचू है या इसकी ऊंचाई यदि पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा कितनी है? 19 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, कितनी है? 19 फीट इसकी ऊंचाई है, और यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टैचू मूर्ति है। ठीक है, स्टैचू है। ठीक है, और यह भारत से बाहर स्थित अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है, सबसे ऊंचा स्टैचू है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 29 अगस्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो हॉकी के महान खिलाड़ी हुए हैं, आप सभी जानते होंगे, मेजर ध्यानचंद जी, उन्हीं की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सारनाथ स्थित है। सारनाथ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में तो है, आप सभी जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में है, जिसे बनारस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी जिले में स्थित है, और यह महात्मा बुद्ध से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं सारनाथ में महात्मा बुद्ध जी ने सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को या 5 शिष्यों को अपना उपदेश दिया था बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, तो इसलिए यह फेमस है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का रक्त बैंक
कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्लीहा। प्लीहा मानव शरीर का रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो यदि आप अभी यूपीपी का एग्ज़ाम, कांस्टेबल का एग्ज़ाम देंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है रिटर्न, तो उसके बाद आपकी रनिंग होगी। आप सभी जानते हैं फिजिकल होगा, तो आप लोग देखेंगे कि फिजिकल जब आप लोग जाएंगे तो क्या होता है, ग्लूकोज आपको दिया जाता है, ग्लूकोज का पाउडर रहता है या ग्लूकोज का पानी रहता है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। तो सबसे ज़्यादा तुरंत शक्ति, इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? ग्लूकोज। तो इसलिए इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो यूपी विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम पुरुषोत्तम दास टंडन था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है। और यूपी विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आप सभी जानते हैं, 2 फरवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण, जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था, यह भी जानना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, सोलंकी वंश के एक राजा हुए हैं भीमदेव प्रथम। ठीक है, सोलंकी वंश के राजा हुए हैं भीमदेव प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था और ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन होगा? आप सभी जानते होंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीणा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान किस राज्य के बाद आता है? तो आप जानते होंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का स्थान कौन सा है? 4th नंबर का है। ठीक है, 4था स्थान है यूपी का। और यदि सीरियल वाइज इसकी बात करें तो सबसे पहले आता है राजस्थान 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है अपना यूपी। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का स्थान किस राज्य के बाद आता है? तो महाराष्ट्र के बाद आता है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हेग में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ध्यान रखिएगा कि इसमें जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनका कार्यकाल पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 1 माह के भीतर उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो किस आर्टिकल में बात की गई है इन सभी चीज़ों की? तो पहले तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए इसका सही होगा। और यदि आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर रफली हम लोग लिखे दे रहे हैं कि 352 के 4th में इस बात की जो है घोषणा की गई है। यह बात आर्टिकल 352(4) में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि आपको ये एक जो है कहीं भी जहाँ भी आप नोट्स लिख रहे हो या जहाँ भी शॉर्ट चीज़ें लिख रहे हो, तो वहाँ पर आपको यह जरूर लिख लेना है कि यूपी में जितने भी नए एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आ जाता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आ जाता है, इन सभी एक्सप्रेसवे की लंबाई, ठीक है, और एक चीज़ और इसी के साथ कि यह एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरते हैं, उन सभी जिलों के नाम। यूपी में केवल यूपी की बात की जा रही है, आपको लिख लेना है, क्योंकि यहाँ से लगातार इन 1-2 सालों में प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है, आपको यह चीज़ लिख लेनी है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का यदि हम लोग उत्तर देखते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखिएगा उसकी लंबाई है 340.824 किलोमीटर। ठीक है, और लगभग में यदि हम लोग बात करें तो यह हो जाएगा 341 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, गाजीपुर से लखनऊ तक जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष की आवश्यक रूप से होना चाहिए। ठीक है, मतलब
लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष हो, किस आर्टिकल में यह बताया गया है? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 93 में, अनुच्छेद 93 में इस बात का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? ठीक है, तो यूपी में की गई है, सबसे पहली बात आपको यह नोट करनी है। और प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है, यह चीज़ जाननी है। तो गाजियाबाद जिले में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। गाजियाबाद जिले में देश के और यूपी के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है कि संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है? ठीक है, तो संगीत के क्षेत्र में संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए यूपी का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय पूछा गया है, उसका नाम पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा पहला जो संगीत विश्वविद्यालय था उसका नाम था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई है? ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना तो की गई थी 1926 में। ठीक है, 2 सन आपको ध्यान रखने हैं, इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। ठीक है, लेकिन इस महाविद्यालय को 1966 में राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया गया था, तो 1966 में। तो ध्यान रखिएगा दोनों सन आपको ध्यान रखना है, मेन स्थापना होती है 1926 में और राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण में कब किया था? 1966 में। तो दोनों सन आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं? तो आप सभी जानते हैं, जीएस यदि पढ़ रहे होंगे तो इनके नाम से आप जो है छूते नहीं होंगे, इनका नाम कहीं ना कहीं आ ही जाता है। ठीक है, तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो कि किससे संबंधित थी? दुग्ध क्रांति से, दुग्ध उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, इस कार्य के लिए इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1989 में, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया था 1963 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। जैसा कि ऑप्शन ए में दिया गया है दार्जिलिंग और उसके सामने पश्चिम बंगाल दिया गया है, तो यह ऑप्शन सही है। देखिए प्रश्न में आपको क्या सही नहीं है, मिलान सही नहीं है, यह ध्यान रखना है, नहीं शब्द को ध्यान रखना है। ऑप्शन ए में दार्जिलिंग बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में माउंट आबू दिया गया है, सामने राजस्थान लिखा है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरे सी ऑप्शन में दिया गया है कोडाईकनाल, तो यह तमिलनाडु में है, भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में शिमला है, उसके सामने उत्तर प्रदेश है। तो आप लोग यदि यूपी के निवासी होंगे, यूपी के रहने वाले होंगे, तो यूपी में शिमला है क्या? नहीं है, जाहिर सी बात है। तो सही उत्तर जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी ही रहेगा, क्योंकि शिमला कहाँ है? यूपी में ना होकर कहाँ है? बताइए कहाँ है? आप लोग अपने अपने आप बोलिए अपने। देखिए शिमला है हिमाचल प्रदेश में, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, कहाँ है? तो शॉर्ट में हम लिखेंगे हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ शासक था? कहाँ का शासक था टीपू सुल्तान? मगध का था कि हैदराबाद का था, मैसूर का था कि विजयनगर का था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यह कब शासक बना? तो इसके पिता का नाम था हैदर अली। हैदर अली के मृत्यु के बाद ही यह 1782 में शासक बना था मैसूर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1782 में। अगला प्रश्न है कि क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर आप लोग शब्द कई बार सुने होंगे, तो यदि सुने होंगे तो उसका अर्थ भी आपको पता होगा, और नहीं पता है तो इस प्रश्न से आप लोग जान लीजिए। देखिए क्रीमी लेयर या इसे हिंदी में नवोन्नत वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है क्रीमी लेयर। और यदि सिंपल साधारण शब्दों में देखा जाए तो देखिएगा अनरिजर्व कैटेगरी जो रहती है, रिजर्व कैटेगरी रहती है, जो आरक्षित श्रेणी रहती है, यह वर्ग क्रीमी लेयर जो है या उसी वर्ग का होता है जो कि जो सामाजिक व आर्थिक स्थिति में काफ़ी संपन्न होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग आरक्षण का लाभ लेते रहते हैं, उन्हीं को क्रीमी लेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 12 जून इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, और कब से मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 2002 से या प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पर 30 से 35 प्रश्न जीएस जीके के यूपीपी के लिए आपके सामने घटनाचक्र टो सीरीज से लाए गए और उसका व्याख्या सहित हल भी यहाँ बताया गया। तो यदि यह वीडियो आपके लिए जरा सा भी यूजफुल हो, प्रश्न अच्छे लगे हों, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए
धन्यवाद।